मुल्जिमा शिकाली कपूर ने अपने पूरे होश आवाज के साथ 8 अक्टूबर की रात गिरनारा गांव में 4 हत्याएं की हैं। सबूत, आलात और बयान गवाह हैं कि हत्या की वजह जाती दुश्मनी और बदला है। लिहाजा योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अब और वक्त जाया ना करते हुए मुल्जिमा को खूनी करार देते हुए इनके किए की सजा सुना दी जाए। That's all, योर ऑनर। थैंक यू। मिस शिकाली, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं 1000 बार चिल्ला चिल्लाकर अदालत से कह चुकी हूँ कि मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूँ। मिस शिकाली, अदालत मुल्जिम के चीखने चिल्लाने पर नहीं बल्कि सबूत और गवाहों पर विश्वास करती है। क्या आपका अपना कोई वकील है? है योर ऑनर। एडवोकेट शिवशंकर? यस योर ऑनर। आपका इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक वही है योर ऑनर जो इंसान का इंसान से होता है, खून के रिश्तों से जज्बात का होता है, बेगुनाही का इंसाफ से होता है। यह रहा मेरा वकालतनामा। मिस शिकाली, क्या आपको एडवोकेट शिवशंकर की वकालत मंजूर है? जी हाँ, मुझे मंजूर है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सारे सबूत और गवाह शिकाली के खूनी होने का ऐलान कर चुके हैं। अब तो सिर्फ फैसला सुनने की देर है। वकील साहब, किताबें आपने भी पढ़ी हैं और हमने भी। विद्या की सरस्वती देवी इस बात की गवाह है कि विद्वानों ने हमेशा कलम उठाए, हथियार नहीं, अक्षरों के वार किए हैं, तलवारों की नहीं। और फिर ये ऑनर, शिकाली जैसी लेखिका जिन्होंने हमेशा प्यार, मोहब्बत, जज्बात, इंसानियत और इंसानियत के रंगों को अपने कलम से सजाया है, ऐसी दरिंदगी से इंसानों की हत्या नहीं कर सकती। योर ऑनर, यह बहस बेमानी है अदालत का वक्त जाया करने के लिए, क्योंकि इंक्वायरी इंस्पेक्टर गुप्ता ने उस रात खुद अपनी आंखों से शिकाली को खून से लथपथ तलवार लिए मंदिर में दाखिल होते देखा था। इंस्पेक्टर ने कोई ख्वाब देखा होगा वकील साहब, क्योंकि हजारों बार जांच करने के बाद भी जिस तलवार से एक नहीं पूरे 4 खून हुए, उस तलवार पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले। योर ऑनर, एक इंस्पेक्टर की गवाही पर कोई भी अदालत शिकाली को मुजरिम करार नहीं दे सकती। शिकाली वहां आदिवासियों पर किताब लिखने गई थी, खून की नदी बहानी नहीं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यह अदालत एडवोकेट शिवशंकर को मुल्जिमा शिकाली का मुकदमा लड़ने की इजाजत देती है और इस मुकदमे की कार्रवाई 14 मार्च को की जाएगी। The court is adjourned for the day. माना कि मैंने कई किताबें लिखी हैं और लोगों ने भी बहुत पसंद की हैं, लेकिन मेरा मन अब तक संतुष्ट नहीं है। और हो भी कैसे सकता है? जिन आदिवासियों में मैं पैदा हुई उनके बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। उनका रहन सहन, उनके रीत रिवाज, उनका दुख सुख, उनकी मजबूरियां, ये सब उनके साथ ही जलकर राख हो जाती हैं। शिव, जब तक मैं आदिवासियों की हकीकत का दुनिया के सामने अच्छी तरह परिचय न करा दूं, मुझे आत्मिक खुशी नहीं मिलेगी। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। सामान ले आओ। अच्छा मैम साहब। ऑफिस से खबर मिलते ही हम आपके सब खाए पिए का इंतजाम कर दिए हैं। फिर कोनो चीज की जरूरत पड़े तो हम तो हइये हैं मैम साहब, हमरा के याद कर लें। हैं मैम साहब, चाय पी हैं या कॉफी? पहले आप दरवाजा तो खोलिए। अब हमरा के बतावे मैम साहब कि आप चाय पी हैं कि कॉफी पी हैं? हम चाय भी पियेंगे, कॉफी भी। अब आप जाइए यहाँ से। नमस्कार। कमाल है। अरे चायो पी हैं, कॉफियों पी हैं, कॉफियों पी हैं, चायो पी हैं। अब हम का बनाई का ना।
हरामखोर दिन भर पानी पीता रहेगा क्या? पत्थर कौन तेरा बाप तोड़ेगा? चलो उठ। पत्थर तोड़ नहीं तो तेरी मुंडी तोड़ दूंगा। अरे ओ मेम साहब, काय को ये आदिवासी जानवर लोगों का फोटो निकालता है? हमारा फोटो निकालो, आदमी का फोटो निकालो। थैंकू मेम साहब, थैंकू। अभी हमारे थोबड़े का एक फोटो हमको भी देना। थोबड़ा नहीं, चेहरा। हाँ, मैं भी वही ज बोला, लेकिन इधर सब लोग इसको थोबड़ा ज बोलते हैं। तुम यहाँ के? मुकादम है मेम साहब, मुकादम। हाँ। पूरे साइड का मुकादम। ये मरेला जानवर लोगों को मुक्का मार के दम निकाल के काम निकालने वाला मुकादम सुंभा। तुम कौन है? मैं? हाँ? मैं लेखिका हूँ। हाँ। किताबें लिखती हूँ। यहाँ इन आदिवासियों पर इनकी जिंदगी के बारे में लिखने आई हूँ। अरे मेम साहब, ये मुर्दा मरेला लोगों के ऊपर, जानवर लोगों के ऊपर लिखकर तुम काय को अपना साई और टाइम खराब करता है? हा? वो इसलिए, जिंदों में तो जिंदगी नजर आ जाती है, लेकिन मुर्दों में जिंदगी ढूंढो और एक नई जिंदगी उनके हवाले कर दो, तो शायद मुर्दे भी जिंदा हो जाए। मेम साहब, तुम क्या बोलता है सब हमारा खोपड़ी के ऊपर से चला जाता है। लेकिन ये मरेला लोगों के ऊपर तुम क्या लिखेगा, क्या छापेगा? हा? वही जो आंखों से देखूंगी और दिल पर छप जाएगा। आज मैं उस मकाम पर पहुंच चुकी हूँ जो बरसों से मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। अफसोस यहाँ कुछ भी नहीं बदला। वही जुल्म, वही अन्याय, वही अत्याचार। ये जुल्म न जाने कब गुड इवनिंग मैडम। हमारे इस इलाके में मेहमान होने के नाते दोस्ती भरा पहला सलाम कबूल कीजिए। आपकी तारीफ? तारीफ के काबिल थे तो नहीं, मगर आपने हमारा नाम पूछकर तारीफ के काबिल जरूर बना दिया। खाकसार को शिकारी कहते हैं। आप शिकार करते हैं? ओह नो, यही तो अपनी लाइफ की ट्रेजेडी है। मिस, मैं इस इलाके का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अपने इलाके में गैर कानूनी शिकार करने वालों को गिरफ्तार करता हूँ। शिकारी तो मेरा सरनेम है। वैसे आप मुझे दलजीत कह सकते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी, हमें तो उसी वक्त खुशी हुई थी जब मुकादम ने हमें बताया कि शहर से कोई लड़की आई है जिसे लिखाई का बड़ा शौक है, क्योंकि हमें पढ़ाई का बड़ा शौक है। वैसे आप किस नाम से लिखती हैं? मेरी किताबें काली के नाम से छपती हैं, क्योंकि मैं काली पूजा के दिन पैदा हुई थी। वैसे मेरे अपने मुझे शिकाली के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको शिकाली के नाम से? Of course, why not? थैंक यू। शिकाली जी, वैसे ये नाचीज लेक के उस पार रहता है। अच्छा, और इस इलाके का बच्चा हो या बूढ़ा, सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ तक कि इस इलाके के जानवर भी। इसका मतलब है आप बहुत काम के आदमी हैं। जी, ऑफ कोर्स। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बंदा हाजिर है। थैंक्स। जब जरूरत पड़ेगी तो याद कर लूंगी। श्योर। तो मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। सी यू। बाय बाय। सुनिए जी, इन पत्थर के कानों के मालिक कौन हैं? वो अपने बांकेलाल जी, बड़े ही भले मानस हैं। बस यूँ समझ लीजिए जैसे भगवान की गाय। वो तो इन आदिवासियों का ऐसा ख्याल रखते हैं जैसे एक बाप ने बच्चों का। काम काहे बंद हुई गवा? ये मशीनें काहे चुप हैं? पत्थर की तरह बोलो। लाला, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे और ये मशीनें बंदी रहेंगी। यही अच्छा है। कल तक तो बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ बोलत रहे, आज शेर की तरह गुर्रात हो। तबीयत तो ठीक है कि कुछ दवा पानी करी। अब हम ये तुम्हारी लकड़ी से डरने वाले नहीं है और ना ये मजदूर डरेंगे। हम ये सब सरकार से लिखा कर लेकर आए हैं। इसमें जो लिखा है वही पगार दोगे तो सब काम करेंगे, वरना कोई तुम्हारा काम नहीं करेगा।
ये बिल्ले, बैठ जाओ सब लोग यहाँ। लेकिन मैं खामोश बैठने वाला नहीं, मैं इन सबका हक दिला के ही बैठूंगा। अरे हक तो तुहार हम देंगे और तुम बैठ भी जाओगे। ऐसे हरामखोर, हरामी का बिल्ला। और ले हक, ले अपना हक, ले। लाला, मेरे बाबू को मत मारो, मेरे बाबू को माफ कर दो। मेरा नाम शिकाली है। मैं आप लोगों की जिंदगी के बारे में लिखने आई हूँ। आपकी आंखों से आपकी जिंदगी की असली तस्वीर खींचने आई हूँ। बाबा, आज सुबह क्वेरी पर उस मुकादम ने आपके पानी पीने का बर्तन उछाल दिया था। हाँ हाँ बेटी। हमारा बर्तन उछाला ना, तुमको क्या करने का? पानी पीने को नहीं दिया तो क्या हुआ? खाना खाने को तो देता है ना। हमारे बारे में लिखने का, कुछ पूछने का कोई जरूरत नहीं। वो मुकादम बहुत अच्छा आदमी है, हम लोग बहुत खुश हैं। तुम जाओ जाओ यहाँ से, हम लोग खुश हैं। खुश हो? खुश हो तुम लोग? झूठ बोलते हो तुम। ये मैले फटे पुराने कपड़े, ये चेहरों पर परेशानियों की झुर्रियां, खुश हो तुम? ये गिरती हुई दीवारें, ये दूध के लिए बिलखते हुए बच्चे, खुश हो तुम? खुश नहीं हो तुम। झूठ बोलते हो तुम। दुख छुपा के जी रहे हो, कायर हो, बुज़दिल हो। भाई साहब, आप बताइए यहाँ। सुनो बहन, ये
ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपति नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भुवं भुवं स्वः ओम जनं तपः ओम सत्यम ओम तत्सदुर्वेण मर्गो देवसी मिदियो न प्रचोदयात् ओम। ये तेरा कैसा गांव है जहां लोग सच बोलते हुए डरते हैं, जहां इंसान इंसान के बारे में बतलाते हुए घबराता है। तुम जैसे देवी देवताओं की बजाय इन लोगों के दिल में तो इंसानों का डर छाया हुआ है। तेरा नाम लेकर मैं यहाँ जो काम करने आई हूँ वो कैसे पूरा होगा माँ? इनके दिलों में तो ऐसी बात डाल दे कि ये आदिवासी अपने दिलों की बात मुझे बता दे। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बताएगा। बाबा आप? हाँ बेटी, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। आप ही बताइए बाबा, इतना जुल्म सहने के बाद भी यहाँ के लोग खामोश क्यों हैं? क्योंकि ये सब गुलाम हैं, भूख के गुलाम, रोजगारी के गुलाम। इनकी आवाजें सदियों से जुल्म के कैद खाने में कैद हैं। इनकी खुशियां रोटी के चंद टुकड़ों के नीचे दब चुकी हैं। इनके अरमान इन्हीं के हाथों रोज टूटते हुए पत्थरों में कब के मर चुके हैं। इनका आने वाला कल इन्हीं पत्थरों के काले पहाड़ों में न जाने कब का दफन हो चुका है। अरे सुंदरियो, तुम मेरे तालाब का पानी सुखाने के लिए आई हो क्या? अरे दिव्या, मैं तो तेरा पुराना आशिक हूँ ना। अरे सुन, एक बार तो मेरी बोट पर आ जाना। अरे चल ना। साला, एक ही बात है, तुम लोगों के जिस्म पर कपड़े के सिवाय सब कुछ है, बाकी सब कुछ है। दलजीत! अच्छा हुआ कि तुम एक मामूली फॉरेस्ट ऑफिसर हो। अगर मिनिस्टर या गवर्नर होते तो माएं पैदा होते ही अपनी बेटियों का गला घोंट देती। शिकाली जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलत तो मैंने समझ लिया था तुम्हें पहली मुलाकात में, लेकिन अब सही समझ लिया है। जो आदमी अपने इलाके की लड़कियों को बेइज्जत करने का शौक रखता है, वो मुझ जैसे मेहमान की क्या इज्जत करेगा? हाँ, ये 1.5 किलो चावल है मेम साहब, इसमें 5 आदमी खाता है। अगर एक आदमी पेट भर के खा लिया ना तो 4 को भूखा सोना पड़ता है। मगर ऐसा क्यों? आप सब तो दिन भर धूप में तप तप कर काम करते हो। ओ मेम साहब, मगर इधर गरीब लोगों को काम का दाम मिलता ही कितना है? 12 घंटे का मर्द लोगों को 5 रुपया 8 आना और औरत लोगों को 4 रुपया 8 आना। उसमें से भी 8 आना ओमेलिया मुकादम साले की जेब में जाता है। हाँ।
मगर मेम साहब, हम गरीब लोग खा पी कर थोड़ी जिंदा है, एक दूसरे का आंसू पीकर जिंदा है मेम साहब। लेकिन ये तो नाइंसाफी है। आप लोगों को अपने मालिक के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अरे मेम साहब, हमारी आवाज तो मालिक तक जाती ही नहीं। वो मुकादम है ना, उसको टकरा कर वापस आ जाती। जो भी आवाज उठाता है उसको काम से निकाल देता है वो सारा। अरे दिव्या, क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? ऐसा मत कर। अरे मुकादम के खिलाफ काहे को बात करती है? अरे हट रे, मैं तो बोलूंगी आज। हाँ, कोई नहीं रोकेगा मेरे को, तू भी नहीं। मेम साहब, ये मेरा ससुर है, 2 साल से बीमार है। ना हमारे लिए कोई दवाखाना, ना कोई डॉक्टर। जानवर की तरह जीते हैं, इन्हीं झोपड़ों में पलते हैं और इन्हीं में मर जाते हैं। अरे हाँ, एक फॉरेस्ट अफसर आया था, आवाज उठाया था उसने हमारा खातिर, लेकिन उसका आवाज का जवाब आने से पहले पहले उसका बदली हो गया यहाँ से। उसके बाद आया ये हरामखोर फॉरेस्ट अफसर। कुत्ता है, बड़े बाबू का साला कुत्ता। नहीं दिव्या, नहीं। और वो काला हैवान, बड़े साहब का फेंकेला हड्डी खाने वाला कुत्ता, अपने डंडे से हमारी आवाज बंद करना चाहता है। अरे कल्लू, इधर आ रे, जरा दिखा मेम साहब को तेरे हाथ। देखो मेम साहब, मशीन में इसका दोनों हाथ कट गया मेम साहब। उस वक्त से रोज इसको हर घर में खाना मिलता है, लेकिन मुकादम साले ने 1 पैसा नहीं दिया। हाँ, फिर भी तुम लोग खामोश रहे। हाँ, जब वो खामोश है मेम साहब, तो हम गरीब क्या करेगा मेम साहब। ये देखो मेम साहब, ये मेरा बच्चा है, भूखा है, दूध के लिए रोता है मेम साहब। मैं उसको दूध कहाँ से पिलाऊं मेम साहब? मेरा खून है ना, पसीना बन के हवा में उड़ जाता है। जब ये रोता है तो मैं क्या पिलाऊं? मेरा पसीना पिलाऊं मेम साहब, मेरा पसीना पिलाऊं। और मेरा मर्द भूखा प्यासा कान में बारूद लगा रहा था, उड़ गया मेम साहब, टुकड़े टुकड़े हो गया। मेम साहब, ऊपर वाले ने ये सब बातें हमारा तकदीर में लिखा है। तुम अपना चोपड़ी में जरूर लिखो मेम साहब, तुम अपना चोपड़ी में जरूर लिखो, जरूर लिखो मेम साहब, जरूर लिखो। तुम अपना चोपड़ी में लिखो मेम साहब। आइए आइए शिकाली जी। नमस्कार। माई सेल्फ बांके लाल चौरसिया, ओरिजिनली बिलोंगिंग टू बलिया डिस्ट्रिक्ट। नमस्ते। वेलकम टू माय हम्बल होम। शिकाली जी, त्योहार हमार अंगना में आने से हमार मन तो ऐसा खुश हुआ है जैसे बारिश के आने से किसान का। मगर बांकेलाल जी, आपके मजदूर खुश नहीं हैं। उनके घरों में खुशी नहीं है, उनके पेट में पेट भर रोटी नहीं है। छी 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 शिकाली जी, ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। हमार तो सारे मजदूर मदामा। गलत फहमी तो आपको है बांकेलाल जी। आपके किसी भी मजदूर को उनके हक की मजदूरी नहीं मिल रही। शिकाली जी, आप हमार मेहमान हैं, खाओ पियो, अपनी लिखाई करो। हाँ? आओ, भोजन तैयार है। बांकेलाल जी, जहाँ हजारों पेट भूख की आग में जल रहे हों, जहाँ बस्ती के सारे चूल्हे ठंडे हों, वहाँ मेरे हलक से ये खाना कैसे उतर सकता है? ये खाना तो क्या, इसमें रखा हुआ पानी भी मुझे पानी नहीं। उन गरीबों की आंखों से बहे हुए आंसू लग रहे हैं, इनमें किसी के बहाए हुए खून के छींटे नजर आ रहे हैं। बांकेलाल जी, जिस दिन मजदूरों को उनके हक की मजदूरी और पेट भर खाना मिल जाएगा ना, उस दिन मैं खुद आपके घर खाना खाने के लिए आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम चामुंडाय स्वाहा। अरे ये साला हरामखोर लोग, मरेला के माफिक खड़ा मत रहो रे। बोलो, किसने बोला रे हमारा नाम मेम साहब को? अरे कल्लप्पा, तू इसका ससुर है ना? तू भी बगावत करता है। दिखाता हूँ।
चल साला, तू भी जा। चल, तू भी चल साली। गद्दार साले, मैं काम देता हूँ और मेरे कुछ मारते हैं साले। जाओ भागो, उस मेम साहब के पास जाके टुकड़ा मांगो, वो खिलाएगी तुम्हें। और दोबारा यहाँ आए ना तो तुम दोनों की टांगे तोड़ के बगैर लकड़ी के भेज चुका साला। गधे कहीं के। और सुन रहे जानवर लोग, किसी ने भी इनको रोटी का टुकड़ा दिया ना तो टुकड़े टुकड़े करके मशीन में पीस दूंगा मैं, और तुम्हारे आखे खानदान को ऐसे लात मार मार कर भगा दूंगा। ए सुअर, देखता क्या है? चलो काम करो। लगत है मुकदमा की तनख्वाह 25 रुपए और बढ़ानी पड़ेगी। वाह बांकेलाल जी, आप तक गरीबों की आवाज पहुंचाने का आपने गरीबों को क्या इनाम दिया। वाह। अरे शिकाली जी, इन गरीबन के कांधे पे हाथ धर के काहे हम शरीफ लोगन की दोस्ती का हाथ छोड़ती हो। जो इंसान इंसानियत का दुश्मन हो वो शिकाली का दोस्त कभी नहीं हो सकता। और तुम तो शिकाली के दोस्त हो ही नहीं सकते। दुश्मन? ये क्या कहा था शिकाली जी? हम तो इंसानियत के बहुत पुराने और गहरे दोस्त हैं। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। इसीलिए तुमने उस विधवा दिव्या को भूख से तड़पने के लिए, उसके मासूम बच्चे को बगैर दूध के बिलखने के लिए और उसके बूढ़े ससुर को खांस खांस कर दम तोड़ के मरने के लिए छोड़ दिया। एक छोटी सी बात है शिकाली जी, हम ठहरे खानदानी ठेकेदार। हम इन आदिवासियों की जिंदगी में झांकने लगे ना तो हमार अपनी जिंदगी को जंग खा जाएगा। इन आदिवासी लोगन की जिंदगी को सुधारने लगोगी ना तो तुहार अपनी जिंदगी को खुद ही बिगाड़ दोगी। इन ससुरों की जिंदगी तो जय दिन ये पैदा होत है तब से इनकी परेशानी शुरू हो जात है, और जय दिन मर जात है तब भी परेशानी खत्म ना हो। क्या समझी? अरे चिता की लकड़ी की परेशानी भी तो है। मिस्टर बांकेलाल चौरसिया, ये मत भूलो, अगर उसने तुम्हें कुछ देकर भेजा है तो इस धरती पर उसे छीनने वाला भी पैदा किया है। हम कानून की ताकत से गरीबों पर जुल्म करने की तुम्हारी ये ताकत छीन लेंगे। शिकारी जी, जंगल में आए के जहरीले सांपों को नहीं छेड़ते, वरना साए की तरह खतरा भी साथ हो जाता है। तुम अगर जहरीले सांप हो तो मैं नागिन हूँ, जिससे नाग भी दामन बचाकर चलते हैं। मिस्टर बांकेलाल, अब भी संभल जाइए, नहीं तो डस लिए जाओगे। नौकरी से तो निकाल दिया, अब घर से भी निकालने को आया है क्या? आदिवासियों के बारे में किताब लिखेगा, चोपड़ी लिखेगा। अब रोटी के बदले तुम्हारे चोपड़ी का बड़ा बड़ा अक्षर खाएगा क्या? ये बच्चा भूखा है, उसको दूध पिलाने का, वो दूध के बदले तुम्हारे पेन का स्याही पिएगा क्या? बोलना, चुप क्यों है? ए बाबा, चुप करना। ये क्या बकवास किए जा रहा तू? हाँ? दिल में लगेला आग है बेटी, वो जुबान से निकलता है। बेटी दिव्या, ये तेरा हाल मेरे से देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता बेटी। हमारे बारे में किताब लिखेगा। मेम साहब, वो बड़ा सेठ लोग है ना, उनके बारे में किताब लिखो ना, नाम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। आदिवासियों के बारे में किताब लिखेगा, बड़े आए किताब लिखने वाले, किताब तो लिख। दिव्या,
ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं मेम साहब, ये सब हमारा तकदीर की वजह से हुआ है। ये रखो दिव्या, शायद तुम्हारे कुछ काम आए। नहीं मेम साहब, ये पैसा हम कितना दिन खाएगा मेम साहब? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन? मेम साहब, कोई ऐसा रास्ता निकालो मेम साहब, जिससे मुकादम का जुल्म और बड़े बाबू का अन्याय खत्म हो जाए और हम गरीब अपनी मेहनत का, अपनी इज्जत का रोटी कमा कर खा सके मेम साहब, इज्जत का रोटी खा सके। ऐसा ही होगा दिव्या, ऐसा ही होगा। जुल्म की जिंदगी बहुत छोटी होती है। समझ लो इस गांव में जुल्म की मौत आ गई। अरे रुकिए मैम साहब। मूव आउट। मिस्टर कलेक्टर, मेरा नाम शिकाली है। मैं आप ही के इलाके के एक गांव गिरनारा में आदिवासी के बारे में एक किताब लिख रही हूँ। मगर अफसोस है कि आप जैसे जिम्मेदार सरकारी अफसर को खबर ही नहीं कि वहाँ के आदिवासी बॉन्डेड लेबर किस जुल्म और अत्याचार के नीचे दफन हो चुके हैं। और मुझे यकीन है वहाँ का ठेकेदार बांकेलाल चौरसिया गारमेंट के पत्थर के कान का एक बहुत बड़ा हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने हिस्से में मिला रहा है। प्लीज प्लीज आप जरा बैठ जाइए, रिलैक्स, अपना होश संभालिए। बैठिए बैठिए। आई एम सॉरी, आई एम लिटिल डिस्टर्ब। हाँ तो शिकाली जी बोलिए, अब अपनी शिकायत के बारे में बताइए। भाई हम यहाँ पर इस कुर्सी पर जनता की सेवा करने के लिए तो बैठे हैं, बताइए। उस इलाके के पत्थर के कान में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी होती है 8 घंटे के 12 रुपया औरतों की और 15 रुपया मर्दों की, लेकिन उन गरीबों को तो उनकी आधी मजदूरी भी नहीं मिलती। शिकाली जी, हमें आप जैसे नागरिकों पर बहुत नाज है। क्या बात है कि जब तक आवाम अपनी परेशानियां हमारे सामने रखेगा नहीं, तब तक हमें उस बात का एहसास भी नहीं होगा। आप तो पढ़ी लिखी हैं और आप अच्छी तरह जानती है कि हम कितनी बहुत कम ह्यूमन मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल भरोसा कीजिए, मैं इस बात की इंक्वायरी करूंगा और जो भी कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा मैं उस पर सख्त एक्शन लूंगा। आप बिल्कुल भरोसा कीजिए। थैंक यू मिस्टर पुरुषोत्तम देसाई। अरे बड़े बाबू, तहसीलदार साहब आए हैं बड़े बाबू। अच्छा, जल्दी आ गया इस महीने पैसे बटोरने। आइए आइए तहसीलदार साहब, आइए। अरे थक गए सफर में, मिट्टी मिट्टी धूल धूल हो गई। लोग मेहमान को कहते हैं कि जय राम जी की, और हम कहते हैं कि जय तहसीलदार जी की। आइए फिर आइए। और हम कहते हैं जय बांकेलाल चौरसिया जी की। सुखिया, अरे ओ सुखिया, जरा जलपान का बंदोबस्त कीजिए। राम राम साहेब। राम राम। इस टाइम बहुत जल्दी आए हैं गांव में, खाना खाने को और पानी पीने को। अरे सफेदी आई है घर में। पत्थरों की कान की खैरियत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। हाँ बांकेलाल जी, जी तुम जिस तरह गवर्नमेंट के पहाड़ों को निगल जाते हो, ऐसा लगता है जैसे कोई अजदहा खरगोश के बच्चे निकल जाता है। तहसीलदार साहब, जब आप जैसा अजदहों का बादशाह हमारे संग है, तो गवर्नमेंट के पहाड़ क्या, हम तो सारी सुथरी गवर्नमेंट को निकल जावे। मगर हमको दूध पिलाए बिना। अरे दूध पिलाए बिना आपको नहलावेंगे दूध में, हैं? दूध के सागर में डुबोवेंगे। अब हमारी भूख और प्यास कौन मिटाएगा? अरे साहेब, साहेब मुकादम अभी जिंदा है साहेब, वो तुमको खिला पिला के सुलाएगा। और तुम बहुत बड़ा साहेब है, तहसीलदार साहेब। तुम है तो बड़े बाबू है, बड़े बाबू है तो मुकादम है।
है। मेरे मस्तक में एक लड़की है, वो तुमको पिलाएगी भी और खिलाएगी भी। कैसी है तू? हाँ? मैंने तेरे को बहुत मारा ना? हाँ? तेरे को मारा, तेरे ससुर को भी मारा, काम पर से निकाल दिया, लेकिन वो अपना मेम साहब है ना, उसने जाकर बड़े बाबू को बोल दिया। बड़े बाबू ने मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया, बोला शाम तक अगर तूने दिव्या को काम पर नहीं रखा ना, हाँ, तेरे को काम से निकाल देगा। दिव्या, दिव्या मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। हाँ, वो अपना बड़ा बाबू है ना, उसके पास बहुत बड़ा साहब आया है, तहसीलदार साहब। हाँ, हर रोज 10 रुपया मिलेगा खाना पकाने का, रोकड़। हाँ, बख्शीश अलग मिलेगा। तू आएगी ना? मैंने तेरे को काम दिया, आगे तेरी मर्जी। हाँ, चलता हूँ, आना। हाँ। बागेलाल जी, कल एक लेखिका मेरे ऑफिस में आई थी, बड़ी बढ़ चढ़ कर बातें कर रही थी। क्या उसका गांव से कोई नाता है क्या? ना, नाता था कछु नहीं। वो तो ससुरी आदिवासियों की जिंदगी पर पुस्तक लिखने आई है। वैसे बोलने का बड़ा शौक है ससुरी को, जैसे आपको खाने का। मेरा ज्यादा खाना सिर्फ मुझे ही भारी पड़ सकता है, लेकिन उसका ज्यादा बोलना हम दोनों को भारी पड़ सकता है। भारी भारी कछु नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी रियासत है और आप हमारी रियासत के मेहमान हैं। Cheers। अरे यार, ये मेरे गिटार में से मुंह की आवाज कहाँ से निकल रही है? अरे खत्म हो गया, मैं डालता हूँ। जब गिलास उल्टा रख दिया जाता है, उसका मतलब होता है बस। बस? बस हमारे गांव में कहाँ साहब? बस तो हमारे गांव में खाली एक ही जाता है, वीकली टू वीकली। अरे मुकदम्बा, तू हमार संग कब कब शराब पीता है रे? जब जब तहसीलदार साहब आता है, मंथली टू मंथली। ओए साला, अंग्रेजी भी मंथली टू मंथली बोलत है। क्योंकि साहब हम अंग्रेजी भी मंथली टू मंथली पीते हैं। खाना तैयार है बड़े बाबू। अरे तो हम भी तैयार हैं, क्यों तहसीलदार साहब?
आज खाने का मजा आएगा। अरे साहब तुम खाना चालू तो करो। हाँ, टांगे, सीना, मुंडी, हाँ, सब सब बनाए। बहुत बहुत अच्छा खाना बना दिया दिव्या, बहुत अच्छा खाना बना दिया। गांव में बड़ा बड़ा खाना बनाने को ये जाती है साहब। बहुत गर्म है। रोटी। साहब इधर तुमको सब कुछ गरम ही मिलेगा। हाँ, ये शहर नहीं हमारा गांव है, गांव। और ये छोकरी तुम सबको इतनी खुश कर देगी ना कि दूसरी टाइम तुम बोलेगा कि खाना बनाने को दिव्या 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 दिव्या। बहुत बेरहमी दिखाई, बहुत बदमाश है साहब। हम तो ए दिव्या, ये पीछे हटने का नहीं रे, आगे बढ़ने का टाइम है रे। अरे ले ना। मेरा कमीशन है 8 आना, सिर्फ 8 आना। अरे देखती गए। चल जल्दी जल्दी कटोरी में पानी डाल, उसमें नींबू डाल और जाकर रख दे। साहब लोग टेबल पर ही हाथ धोते हैं। हाँ। अरे जा, देखती रहती है। ये ले जरा कमीशन, बाहर खड़ा रह जा। मेरा काम ही कमीशन लेकर बाहर खड़ा रहने का है तहसीलदार साहब। दिव्या, हाथ धोना है। गरम गरम पानी है, नींबू भी कड़क है। तुम्हारे हाथ ऐसे कांपेंगे तो मेरे हाथ धुलेंगे कैसे? ठहरो मैं पकड़ता हूँ। छोड़ दे मुझे बाबू साहब। नहीं नहीं, अरे मुकादम देखो ये क्या कर रहा है। बाबू साहब मैं विधवा हूँ, बाबू साहब मुझे जाने दो, मेरा छोटा बच्चा है। बाबू साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं बाबू साहब, नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तूने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी हरामी। तेरे इतने टुकड़े करूंगी कि तेरे अपने में तुझे नहीं पहचान सकेंगे कभी। आपकी भाषा नहीं समझती? दिव्या, हाँ? मजा है ना? पैसा मिला पैसा? हाँ? बहुत पैसा मिला तेरे को। मैं बोलता था ना तेरे को कि तेरे को बहुत अरे ये लोग कड़ीज नहीं लगाते। मजा है, पैसा
पैसा मिला, पैसा। अरे झूठी हो गई लेकिन दिव्या तू बहुत झूठी हो गई। हैं? कहाँ से शुरू करूं मैं? हैं? ए दिव्या सो गई, पैसे मिले तो सो गई। हैं? ए दिव्या, 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 ए दिव्या, दिव्या, दिव्या! बड़े बाबू, तहसीलदार, दिव्या मर गई, दिव्या मर गई, बड़े बाबू। क्या कहा था रे? दिव्या मर गई? ओह, ये तो पुलिस केस हो गया। रातों रात इस लाश को कहीं पर दफन कर दो। मगर याद रहे, मैं आज रात यहाँ पर नहीं आया था और इस वाकयात के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस। बाबा, इतनी रात गए, क्या बात है? बेटी, मैंने अभी अभी उस फॉरेस्ट ऑफिसर और मुकादम को एक आदिवासी लड़की की लाश को दफनाते हुए देखा है। चलिए मेरे साथ। चलो। और इस तरह उन चारों इज्जतदार हवस के दरिंदों ने उस गरीब अभागन दिव्या की पवित्रता को अपवित्रता की नाली में बहा दिया। वो गुर्बत की मारी 10 रुपए पर नौकरी करने इसलिए चली गई थी कि वो अपने बीमार ससुर और अपने 2 महीने के मासूम बच्चे का पेट भर सके। मगर उन भेड़ियों ने उस बदनसीब दिव्या की चीखें हमेशा के लिए बंद करके उसके मासूम बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ दिया। योर ऑनर, वो बच्चा भूख से तड़पते हुए अपनी माँ को पुकार रहा है योर ऑनर। वो बच्चा भूखा है योर ऑनर। उस बच्चे को अपनी माँ का दूध चाहिए। उस बच्चे को अपनी माँ का दूध चाहिए। उस बच्चे को अपनी माँ चाहिए। उस बच्चे को अपनी माँ चाहिए योर ऑनर। You can start the proceedings. योर ऑनर, मैं मिस शिकाली से दरख्वास्त करूंगा कि वो दिल हिला देने वाली भयानक कहानी जिसका सिलसिला वक्त की मजबूरी की वजह से टूट गया था, वो अदालत को आखिर तक फिर से सुनाए। योर ऑनर, उसके बाद मैं पुजारी बाबा के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। इंस्पेक्टर साहब, दिव्या की लाश मिल गई। दिव्या की लाश मिल गई? हाँ, और लाश किसने गाड़ी है उसका चश्मदीद गवाह भी है। आप जल्दी चलिए। हवलदार, मेरे साथ आओ। इंस्पेक्टर, आपने दिव्या के बदन पर ये जख्मों के निशान देखे, ये फटे हुए कपड़े देखे। क्या अब भी आपको शक है कि दिव्या का बलात्कार नहीं हुआ? क्या अब भी आपको शक है कि इसका खून नहीं हुआ? इंस्पेक्टर, इट्स ए प्योर केस ऑफ रेप एंड मर्डर।
इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कल सुबह दिव्या की लाश को शहर के हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाऊंगा। मेरी दिव्या कहाँ है? मेरी दिव्या कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? बेटी आंखें खोल, तेरा बच्चा भूखा 2 दिन से रोता है, उसको दूध पिला। बच्चा भूखा है दिव्या, दूध पिला दे रे, दूध पिला। तू सुनती क्यों नहीं है? बोला ना बच्चा भूखा 2 दिन से रोता है, तू उसको भूखा मारना चाहती है क्या दिव्या? दिव्या! जल्दी करो, चलो बंद करो। काला भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई दलजी साहब, यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे गुप्ता जी क्या बताएं, बहुत जरूरी काम से जा रहा था और ये साली जीप खराब हो गई। अरे खराब हो गई तो अभी ठीक करा देते हैं। अरे भाई तिरछे काले, जरा साहब की गाड़ी में देखो क्या गड़बड़ है, जल्दी करो। लीजिए गुप्ता जी। थैंक यू। और बताइए, आप ये सुबह सुबह किसे गिरफ्तार करने जा रहे हैं? अरे भाई गिरफ्तार करने नहीं जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं एक बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए। पोस्टमार्टम? हाँ। किसका? अरे वो अपने गांव में एक लड़की थी ना आदिवासी, वो देविया, हाँ। उसका। वो खूबसूरत सी? हाँ, उसे किसी ने मार डाला। ओह माय गॉड। गुप्ता जी ये तो बहुत बुरा हुआ, दिव्या बहुत अच्छी लड़की थी बेचारी। गाड़ी तैयार है साहब, कार्बोरेटर में कचरा था। थैंक यू थैंक यू। अच्छा गुप्ता जी, ओके चलते हैं। साहब। हाँ? ओके, फिर मिलेंगे। हेलो इंस्पेक्टर। अरे शिकाली जी आइए आइए हाँ। आइए, बैठिए बैठिए। वो बैठे ना। हाँ? हाँ। दिव्या के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम? अरे शिकाली जी मैं तो भूल ही गया था, आप चाय लेंगे या कॉफी? अरे भाई, अरे कोई एक चाय। मैं यहाँ चाय पीने नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने आई हूँ। शिकाली जी, ऐसा वाकया मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है। कैसा वाकया? क्या बताऊं शिकाली जी, ये बात मेरे लिए मरने के बराबर है। मैं क्या करूं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मरने वाले मर गए, आप मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दीजिए। पोस्टमार्टम? लेकिन पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं। पोस्टमार्टम नहीं हुआ? क्यों? वो क्या है कि
दिव्या की लाश हम वैन में ले जा रहे थे, बस अचानक रास्ते में से गायब हो गई। लाश गायब हो गई? कैसे? मैं कुछ जानता हूं तो बताऊं, मुझे तो कुछ खबर ही नहीं। पता नहीं। आपके इलाके में गरीब आदिवासियों पर दिन रात जुल्म होता है और आपको पता नहीं। जी वो उनको उनके मेहनत के पूरे पैसे नहीं मिलते, आपको पता नहीं। एक गरीब आदिवासी लड़की को खाना पकाने के बहाने बांकेलाल के घर बुलाया जाता है, आपको पता नहीं। लेकिन शका वहाँ उसकी इज्जत लुटी जाती है, आपको पता नहीं। उसका खून करके दफन कर दिया जाता है, आपको पता नहीं। उसके बाद उसकी लाश भी गायब हो जाती है, मगर आपको पता नहीं। ठीक है, मैं पता लगाऊंगी आपकी सच्चाई, उनकी मक्कारी, दिव्या के खून के एक एक कतरे का पता लगाऊंगी। मिस्टर गुप्ता, दिव्या के खून के कतरे अखबार की सुर्खी बनकर छपेगी और आप और आपका डिपार्टमेंट, जालिमों का जुल्म कुछ नहीं छुपेगा। आपने एक्शन नहीं लिया तो क्या हुआ, मैं लूंगी। इंस्पेक्टर, डूबते सूरज के बाद सुबह का सूरज हमेशा निकलता है और जिस दिन दिव्या के केस का सूरज निकलेगा, आप सबकी असलियत सामने आ जाएगी। देखो उसने क्या कर रहा है। बाबू साहब, मैं विधवा हूँ। बाबू साहब, मुझे जाने दो। मेरा छोटा बच्चा है। बाबू साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, नहीं, बाबू साहब, नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। एक मामूली सी लेखिका ने हमारे खिलाफ इतना बड़ा लेख लिख डाला और आप लोगों को मालूम तक नहीं पड़ा। वो गांव से शहर कब गई, वापस कब आई, इस बात की भी खबर नहीं आप लोगों को। अरे हम लोग को खबर होती तो वो शहर पहुंच सकती थी क्या? घर में बैठकर नस्वार सूंघने से काम नहीं चलेगा बांकेलाल जी। तो फिर का सूंघने से काम चलेगा, वो हमें अच्छी तरह मालूम है। लेकिन आपको अकेले परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम तो ससुरे हम सब लोग के छपे हैं अखबार में। बांकेलाल जी, तुम्हारे नाम में और मेरे नाम में बहुत फर्क है। मैं कलेक्टर हूँ, मुझे हर रोज हजारों लोग सवाल पूछते हैं, मुझे उसका जवाब देना पड़ता है। कल साला कोई खड़ा होकर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसको? पूछताछ तो मेरी भी हो सकती है। फॉरेस्ट ऑफिसर महोदय, आपको अपनी पोस्ट की और तहसीलदार साहब को अपनी कुर्सी की बड़ी चिंता है। बांकेलाल चौरसिया की इज्जत की किसी को नहीं चिंता। बांकेलाल जी, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ वो मेरी नहीं है, वो सरकार की दी हुई है। उसका सिर्फ स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, ब्रेक सरकार के हाथ में। बांकेलाल के लिफाफन का वजन आपकी कुर्सी के वजन से तनिक ज्यादा है। खरीद डालेंगे ससुरी को। इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगर हम सोचत रहे होते तो ये सब होता ही नहीं। सोचने के लिए तो हमने इसको रखा था और इस उल्लू के पट्टे ने ये नहीं सोचा कि वो लेखकिया इतना सोच सकती है कि हम सब के नाम अखबार के पहले पन्ने पे छपे हैं। अगर आज उसकी कलम को नहीं रोका गया तो हमें बाकी की जिंदगी जेल की चार दीवारी में गुजारनी पड़ेगी। की नौबत ही नहीं आएगी। वो कैसे बड़े बाबू? वो ऐसे कल्लू कि अगर कलम मां से स्याही ही निकाल दी जाए तो लेखकिया लिखेगी कैसे? मैं समझा नहीं। तुम? हाँ मैं। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, लाल से आई है मेम साहब, और लाल का मतलब होता है खतरा। इतनी रात गए आप लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हिम्मत हमने नहीं की,
हिम्मत आपने की है हमारे खिलाफ अखबार में इश्तिहार छपवाने की। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब अंजाम क्या होगा ये तुम लोग नहीं जानते। अंजाम क्या होगा वही तो बताने यहाँ आए हैं। इसी हाथ से तो लिखती हो, लिखा किया। बहुत अकड़ती थी साले। फेंक दो सब। ज्ञानी हो, काम क्रोध लोभ मत से बंधे हुए हो, इसलिए तुम्हें अपने अंतरात्मा के दर्शन हो नहीं सकते। मैं आत्मिक रूप से परम पवित्र हूँ। इस मृत्यु शरीर में, मैं इस काया पर तुम लोगों की पाप की छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। जय काली। योर ऑनर, जब मैं अपने होशो हवास में आई तो मैंने अपने आप को पुलिस की हिरासत में हॉस्पिटल में पाया। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। मुल्जिमा शिकाली, एक अच्छी लेखिका होने के नाते आपने बड़ी खूबसूरत और दिलचस्प कहानी सुनाई है। यकीनन अगर ये छापी जाए तो करोड़ों का धंधा कर सकती है। लेकिन अफसोस, अदालत किसी की मन घड़त कहानी पर विश्वास नहीं करती। अदालत सबूत, गवाह और जुर्म को
तराजू में तोल कर इंसाफ करती है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर गुप्ता ने मुलजिमा शिकाली को खून से लथपथ तलवार लिए हुए काली के मंदिर में दाखिल होते हुए देखा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इंस्पेक्टर ने शिकाली को तलवार ले जाते हुए देखा होगा, किसी की हत्या करते हुए नहीं। अगर शिकाली ने किसी की हत्या नहीं की थी तो इतनी रात में उसके हाथ में तलवार क्यों थी? और उस पर इंसानी खून कहां से आ गया? खून कहीं से भी आ सकता है, किसी दुकान से, किसी अस्पताल से। योर ऑनर, ज्यादा बहस न करते हुए मैं इंस्पेक्टर गुप्ता को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त खामखा मुकदमे को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उलझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं योर ऑनर, एक बेकसूर को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। परमिशन ग्रांटेड। इंस्पेक्टर गुप्ता, कत्ल वाली रात आपने मिस शिकाली को कहां देखा? फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से निकलते हुए। और उसके बाद आपने क्या किया? मैं फौरन अपनी जीप लेकर तेजी से मुकादम के घर पहुंचा। तब तक मुकादम का खून हो चुका था। हाँ। तो क्या आपने शिकाली जी को मुकादम पर वार करते हुए देखा था? नहीं। फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से मुकादम के घर का फासला कितना होगा? यही कोई 20-25 मिनट का। यह पॉइंट नोट किया जाए ऑनर। उसके बाद तुम कहां गए? तहसीलदार के घर। वहां पहुंचने में तुम्हें कितना वक्त लगा? यही कोई 8-10 मिनट। मतलब 8-10 किलोमीटर दूर तक आपको जाना पड़ा, है ना? जी हाँ। और आपके वहां पहुंचने से पहले तहसीलदार भी मर चुका होगा। Am I right? मर ही नहीं चुका था, बल्कि वहां उसकी राख पड़ी हुई थी, जैसे कोई खाक का पुतला हो। आपको तहसीलदार की मर्डर रिपोर्ट में यह पता चला होगा कि उसे पेट्रोल से जलाया गया था या घासलेट से? नो सर। तो तुम्हारा मतलब है कि उसे शिकाली जी ने माचिस की तीली से जलाकर राख कर दिया होगा? हो सकता है सर। हो सकता है तो ये लीजिए माचिस की डिबिया और जलाकर दिखाइए मुझे। जी जी वो। नो योर ऑनर, नो। माचिस की तीली से जलाने पर इंसान के जिस्म पर छाले पड़ सकते हैं, लेकिन वो राख कभी नहीं हो सकता। यह पॉइंट भी नोट किया जाए कि तहसीलदार का जिस्म नहीं, सिर्फ उसकी राख मिली थी। उसके बाद आपने क्या किया? सर, उसके बाद मैंने बाकेलाल की लाश देखी और फिर शिकाली को वही तलवार हाथ में लिए मंदिर में जाते और बेहोश होते हुए देखा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने कोई भी खून अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा? नहीं सर। योर ऑनर, इस पॉइंट को खास तौर से नोट किया जाना चाहिए कि इंस्पेक्टर गुप्ता ने किसी भी खून को अपनी आंखों से होते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यह है यह किसी भी खून के चश्मदीद गवाह नहीं है, इसलिए इनकी गवाही से शिकाली को मुजरिम करार देना गलत होगा। इंस्पेक्टर गुप्ता, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं शिकाली को सरला हॉस्पिटल ले गया। योर ऑनर, मैं डॉक्टर सरला को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। डॉक्टर सरला, क्या आप बता सकती हैं कि मिस शिकाली को आपके हॉस्पिटल में कब लाया गया? 8 अक्टूबर की रात इंस्पेक्टर गुप्ता इन्हें खुद ले आए थे। उस वक्त इनकी क्या हालत थी? शिकाली जी की रीढ़ की हड्डी छोड़कर करीबन सारी हड्डियां टूट चुकी थी। क्या उस हालत में मिस शिकाली इंस्पेक्टर गुप्ता की जीप से ज्यादा तेज दौड़ सकती थी? जी नहीं वकील साहब, दौड़ना तो एक तरफ रहा, ये उस वक्त सरक भी नहीं सकती थी। फिर ऐसी हालत में आपके अस्पताल में पहुंचने से पहले मिस शिकाली ने इतने किलोमीटर का फासला जीप से ज्यादा तेज रफ्तार होकर कैसे तय कर लिया? जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता, जस्ट इम्पॉसिबल। मगर इंस्पेक्टर गुप्ता के बयान के मुताबिक ऐसा ही हुआ है। मगर मेरी डॉक्टरी रिपोर्ट और एक्सरे रिपोर्ट साफ कहती हैं कि शिकाली जी की सारी हड्डियां टूटी हुई थी, जिनको जुड़ने में 6 महीने गुजर गए। योर ऑनर, यह पॉइंट भी नोट किया जाए, जो औरत 6 महीने तक बिस्तर से उठने के काबिल नहीं थी, वो इतने किलोमीटर जीप से ज्यादा तेज दौड़कर 4 खून कैसे कर सकती है? डॉक्टर सरला जी, जरा इस तलवार को उठाइए। काफी भारी है। योर ऑनर, जब इस तंदुरुस्त डॉक्टर को इस तलवार को उठाने में दिक्कत हो रही है, तो उस वक्त शिकाली, जिसके हाथों की हड्डियां टूट चुकी थी, इस तलवार को उठाकर 4 इंसानों की हत्या कैसे कर सकती है? मगर एडवोकेट शिवशंकर, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ये चारों खून हुए थे। यस योर ऑनर, खून तो हुए हैं, मगर कातिल वही ठहराया जाएगा जिसके जुर्म के निशान नजर आएंगे। मेरे मुअज्जिल दोस्त का कहना है कि चारों खून इसी तलवार से हुए हैं, लेकिन शिकाली जी के उंगलियों के निशान इस तलवार पर है ही नहीं, मतलब शिकाली खूनी नहीं है। योर ऑनर, ये खून अगर शिकाली ने नहीं किए हैं तो किसने किए हैं? कौन है वो खूनी? इसका जवाब भी है हमारे पास। वो चश्मदीद गवाह जिसका बयान आज इस अदालत की 4 दीवारों को हिला कर रख देगा, और वो है
उस मंदिर का पुजारी। जय काली। श्रुति स्मृति, ये भारतीय संस्कृति है जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण जैसे महान ग्रंथ हैं, जिसमें रामायण, महाभारत और गीता जैसी महान संस्कृतियां हैं जो करोड़ों सालों से हम में आस्था, विश्वास और श्रद्धा के बीज बो रही हैं। मैं एक ब्राह्मण हूं और मां काली का भक्त हूं। इस कलयुग में जब मैंने उन 4 खूंखार दरिंदों के जुल्म की तस्वीर देखी, मेरी रगों में तूफान बढ़ाया। मैं मरकर भी भूल नहीं पाऊंगा वो रात। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपति नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमः शिवाय, ओम भुवं भुवं स्वः ओम जनाम तपाम सत्यम, ओम तत्सदरूपेण भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्।
अरे मुर्गे, अरे जल्दी से तू बेमौसम तूफान कैसा कैसा कौन कौन है तुम?